सिद्धेश्वरी जी बड़बड़ाई जा रही थी। जितनी तेजी से वो माथे पर हाथ फेर रही थी, उतनी ही तेजी से जबान भी चला रही थी। नहीं, अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी बात की। 2 टके के मालिक की भी इतनी हिम्मत की हमसे मुंहजोरी करे। समझ क्या रखा है? अब हम लौटकर इस दहलीज पर कभी नहीं आएंगे। रामानंद जी वहीं आराम कुर्सी पर बैठकर उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वे बोले, एक तो समस्या जैसी कोई बात नहीं, उस पर तुम्हारा यह बर्ताव कैसे काम चलेगा बोलो। इतनी सी बात है ना कि हरिया माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया, गेंद या मोतिया का फूल तोड़ लेती। ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें इन सब के साथ समझौता करना चाहिए। सिद्धेश्वरी जी पति को एकटक निहार रही थी। मन उलझा हुआ था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती है, रमानंद जी के पास जाकर छोटी क्यों हो जाती हैं? क्रोध से उबलते हुए बोली, एक गुलाब से क्या जाता है? लखनऊ में कितना बड़ा बगीचा था हम लोगों का। सुबह सैर से लौटकर हर श्रृंगार और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजाकर रख लिया करते थे। पर यह माली इस तरह अकड़ रहा था जैसे हमने कभी फूल ही नहीं देखे हों। बेचारा हरिया माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे खड़े थे। अपनी तरफ से सभी ने मनाने की कोशिश की, पर सिद्धेश्वरी जी टस से मस नहीं हुई। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, अब इसे कोई नहीं मिटा सकता। समझ गए ना? यह सिद्धेश्वरी जी टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। घर वाले उनकी धमकियों के आदी थे। उनकी बातचीत का तरीका ऐसा ही है। बात बात पर कसम खा लेना, बिना बात के ही ताल ठोकना। पहले ये बातें उनके अपने घर में होती थी। सिद्धेश्वरी जी गरजती बरसती फिर सामान्य हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई। हर बात में दखल रखना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। वो दूसरों को घर से निकल जाने को अक्सर कहती, पर खुद पर यह बात कभी लागू नहीं होने देती थी। आखिर वे घर की मालकिन जो थी। आज माहौल दूसरा था। यह घर उनके बेटे समीर का था। बेटे के आज्ञाकारी होने के बावजूद वो उसके घर को कभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि वो उन महिलाओं में से थी जो बेटे का विवाह होने के साथ ही उसे पराया समझने लगती है। विवाह से पहले समीर उनकी आंखों का तारा था। उससे उनका पहला मनमुटाव तब हुआ जब उसने शालिनी से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। रामानंद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटे की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी। पत्नी को भी समझाया, शालिनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान से है। पर सिद्धेश्वरी जी अड़ी रही। इसके पीछे उन्हें अपने भोले भाले बेटे का दिमाग कम, एमबीए शालिनी की सोच अधिक नजर आ रही थी। बेटे के सीनियर एजुकेटिव होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी लड़की की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा करे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। रामानंद जी लाख समझाते रहे कि शादी समीर को करना है। अगर उसे अपनी पसंद से शालिनी को चुना है तो हम क्यों बुरा माने। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझते भी हैं। वो अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर सिद्धेश्वरी जी के मन में बेटे का अपनी मनमर्जी के विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे शालिनी के साथ विवाह करके समीर ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर, किसी तरह से निभा रही थी और अच्छी ही निभा रही थी। रामानंद जी सिंचाई विभाग में थे। हर 3 साल में उनका तबादला होता रहता था।
इसी बहाने वो भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर घूम लेती थी। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लूटा। नौकर चपरासी सलाम ठोकते। समीर और शालिनी दिल्ली में रहते थे। कभी कभार ही आना जाना हो पाता था। जितने दिन रहते हंसते खिलखिलाते समय निकल जाता था। स्वाति और अनिरुद्ध के जन्म के बाद तो जीवन में नए रंग भरने लगे थे। उनकी धमाचौकियों और खिलखिलाहटों में दिन रात कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते रामानंद जी के रिटायरमेंट की उम्र भी आ पहुंची। लखनऊ में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनूप शहर चलकर रहने का प्रस्ताव सिद्धेश्वरी जी के सामने रखा तो वो नाराज हो गई। हम नहीं रहेंगे वहां की घिच-पिच में। तो फिर इसलिए हम हमेशा आपसे कहते थे एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। रामानंद जी मायूस हो गए थे। सिद्धेश्वरी, तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ से मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह में से क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। भाई बहनों के दायित्व निभाए तब तक समीर और नेहा बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। उसके बाद जो बचा वह शादियों में खर्च हो गया। यह अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी हैं। रमानंद जी भावुक हो उठे थे। रिटायरमेंट के बाद रहने की समस्या जस की तस बनी रही। इस समस्या का निवारण कैसे होता? फिलहाल दौड़ भाग कर रामानंद जी ने सरकारी बंगले में ही 6 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रेट पर बंगले में रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लखनऊ के गोमती नगर में 2 कमरों का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया था। जब भी मौका मिलता समीर आकर मिल जाता। शालिनी नहीं आ पाती थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। स्वाति ने इंटर पास करके डॉक्टरी में दाखिला ले लिया था। अनिरुद्ध ने 10वीं में प्रवेश कर लिया था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह सोचकर इस बार जब समीर और शालिनी लखनऊ आए तो उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले गए। सिद्धेश्वरी जी ने इस बार भी नाकुर नुकुर बहुत की थी, पर समीर जिद पर अड़ गया था। बुढ़ापे में आप दोनों अकेले कहाँ रहेंगे और बार बार हमारा आना जाना इतना दूर संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। सिद्धेश्वरी जी को मन मारकर हामी भरनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ तो आ गई थी, पर बेटे बहू की गृहस्थी में तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। बेटा बहू उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते थे। फिर भी जब मौका मिलता सिद्धेश्वरी जी रामानंद जी को शिकायत करने से बाज नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बेटे बहू के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। अपनी सुविधा से घर बनवाते और रहते। यहाँ पड़े हैं दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं। सिद्धेश्वरी जी, वे हंसकर कहते, तुम नहीं समझोगे। सिद्धेश्वरी जी टेढ़ा सा मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती। उन्हें बात बात में हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन स्वाति कोएड में क्यों पढ़ती है, स्कूटर चलाकर कॉलेज क्यों आती जाती है, शाम ढलते ही घर क्यों नहीं लौट आती, देर रात तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम क्यों करती है। लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, लड़कों के साथ क्यों बैठती रहती है। उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज नहीं है। वो अनिरुद्ध को उनके बीच जाकर बैठने के लिए कहती है कि कम से कम पता तो चले वहां हो क्या रहा है। तो अनिरुद्ध बिदक जाता। उधर स्वाति को भी बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे
दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही है। इतना ही नहीं, वह जींस पैंट क्यों पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती, रसोई में काम क्यों नहीं करती। धीरे धीरे स्वाति ने उनसे बात करना कम कर दिया। वह उनसे दूर ही छिटकी रहती। वो कुछ कहती तो उनकी बातें एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध अपनी बहू से भी था। उसे सीधे सीधे टोकने के बजाय रामानंद जी से कहती, बहुत सिर चढ़ा रखा है बहू ने स्वाति को। मुझे तो डर है कि कहीं उसकी वजह से इन दोनों की नाक न कट जाए। रामानंद जी चुपचाप पीतल के शोपीस चमकाते रहते। सिद्धेश्वरी जी का भाषण जारी रहता। बहू खुद भी तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, तभी तो ना घर संभाल पा रही है ना बच्चे। कहीं नौकरों के भरोसे गृहस्थी चलती है। बहू की नौकरी ही ऐसी है, दिन में 2 घंटे उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। आप काम चाहे 2 घंटे का हो या 4 घंटे का, आवाजाही में ही समय निकल जाता है। जरूरत क्या है नौकरी करने की, समीर अच्छा कमाता ही है। अब इस उम्र में बहू मनकों की माला तो फेर नहीं रही। पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिला है तो क्यों ना करे। अच्छा पैसा कमाती है तो समीर को भी सहारा मिल जाता है। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। इधर रमानंद जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मजे से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्में देखते, उनके लिए पिज्जा तैयार करते थे, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूजिक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेते थे। बहू के साथ भी उनकी खूब पड़ती थी। रामानंद जी के आने से वह पूरी तरह निश्चित हो गई थी। अनिरित को नियमित रूप से भौतिक और रासायनिक शास्त्र रामानंद जी ही पढ़ाते थे। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने ही तैयार करवाई थी। बच्चों को छोड़कर शालिनी पति के साथ 1-2 दिन दौरे पर भी चली जाती है। रमानंद जी को तो कोई असुविधा नहीं होती थी, पर सिद्धेश्वरी जी जल भुन जाती थी। झल्ला कर कहती, बहू को आपने ही बहुत छूट दे रखी है। रमानंद जी चुप रहते तो वो और चिढ़ जाती। अपने दिन याद है, अम्मा जब गांव से आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी का पल्ला भी जरा सा सिर से सरकता तो वो रूठ जाती थी। अपने दिन नहीं भूला हूँ, तभी तो बेटे बहू का मन समझता हूँ। क्या समझते हो, यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन है, घूम ले, और फिर बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके जाती है। फिर परेशानी क्या है। परेशानी तुम्हें नहीं मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। जरा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़कर जाती है। सिद्धेश्वरी जी को कोई जवाब नहीं सूझता था तो उन्हें लगता पति समेत सभी उनके खिलाफ हैं। दरअसल वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस अपना महत्व जताने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी के बिना घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि रमानंद जी ने भी कभी उनके तर्क नहीं किया था। बेटे के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मग्न है तो उन्हें थोड़ी सी नाराजगी हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अब एक अस्तित्वहीन सा जीवन ही जी रही हैं। पिछले हफ्ते से एक और बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। स्वाति को आजकल मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार हो गई थी। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वह ऊंचे स्वर में बोली, बड़ी माँ, आज के जमाने में अपनी सुरक्षा के लिए ये सब जरूरी है। सभी सीख रहे हैं। पोती की ठिठाई देखकर सिद्धेश्वरी जी 7वें आसमान से सीधी धरती पर आ गिरी। उससे भी अधिक गुस्सा आया अपने बेटे बहू पर, जो मूर्ख बने सारा तमाशा देख रहे थे। बेटी को एक बार टोका तक नहीं, और अब इस हरिया माली का गुलाब का फूल न तोड़ने की
हिदायत ने आग में घी डालने जैसा काम किया था। एक बात का गुस्सा दूसरी बात में ही उतरता था, इसलिए उन्होंने घर छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी। माँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ मंगाना तो नहीं है? सिद्धेश्वरी जी मुंह फुलाकर बोली, इन्हें क्या मंगाना होगा? इनके लिए पान का जुगाड़ तो माली नौकर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कर देता है। हमें ही साबुन क्रीम और तेल मंगाना था, पर कहें किससे? समीर भी आजकल दौरे पर रहता है, पिछले महीने जब आया था तो सब लाकर दे दिया था। जिस ब्रांड की क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वही ला देता है। माँ, हम आपकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ खास चाहिए तो बता क्यों नहीं देती? समीर से कहने की क्या जरूरत है? बहू की आवाज में नाराजगी का पुट था। पैर पटकती वह घर से बाहर निकली तो रमानंद जी का सारा आक्रोश, सारी झल्लाहट पत्नी पर उतरी। सुन लिया जवाब, मिल गई संतुष्टि। कितनी बार कहा है, जरा जहाँ रहो वहीं की बनकर रहो। पिछली बार जब नेहा के पास मुंबई गई थी तब भी कम तमाशे नहीं किए थे तुमने। बेचारी नेहा तुम्हारे और जमाई बाबू के बीच में घुन की तरह पिस रही थी। हमेशा कोई न कोई कांड जरूर करती हो कि वातावरण में सड़ी मछली की गंध आने लगती है। सिद्धेश्वरी जी खुद भी पछता रही थी, सोच रही थी बहू के साथ बाजार जाकर कुछ खरीद लाएंगे। अगले हफ्ते मेरठ में उनके भतीजे की शादी है, कुछ ब्लाउज सिलवाने थे, जाती तो बिंदी चूड़ियां और पर्स भी ले आती। बहू बाजार घूमने की शौकीन है, हमेशा उन्हें साथ ले जाती है। वापसी में गंगू चाट वाले के गोलगप्पे और पापड़ी चाट भी जरूर खिलाती है। रामानंद जी को तो ऐसा कोई शौक नहीं, लेकिन अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि उन्होंने बहू का मूड खराब कर दिया। न जाने किस घड़ी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और घर छोड़ने की बात कह दी। सबसे बड़ी बात, इस घर से निकल कर जाएंगी कहाँ? लखनऊ तो कब का छोड़ चुकी, आज तक गांव में एक हफ्ते से ज्यादा कभी नहीं रही, फिर पूरा जीवन कैसे काटेंगे? वह भी इस बुढ़ापे में जब शरीर भी साथ नहीं देता। शुरू से ही नौकरों से काम करवाने की आदत रही है, बेटे बहू के घर आकर तो और भी हड्डियों में जंग लग गया है। सभी चुपचाप थे। शालिनी रसोई में बाई के साथ मिलकर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और स्वाति, जिसकी वजह से सारा झमेला हुआ, मजे से लैपटॉप पर काम कर रही थी। सिद्धेश्वरी जी पति की तरफ देखती हुई और अपने गुस्से को काबू करती हुई बोली, चलो तुम भी सामान बांध लो। किस लिए? रमानंद जी सहज भाव से बोले। उनकी नजरें अखबार की सुर्खियों पर अटकी थी। हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाएंगे। रमानंद जी ने पेपर मोड़कर एक तरफ रखा और बोले, तुम जा रही हो? मैं थोड़े ही जा रहा हूँ। मतलब तुम नहीं जाओगे? नहीं, एकदम साफ और दो टूक स्वर में रमानंद जी ने कहा तो सिद्धेश्वरी जी बुरी तरह चौंक गई। उन्हें पति से ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन उनका आत्मबल गिरने लगा। गांव जाकर बंद घर को खोलना, साफ सफाई करना, चूल्हा सुलगाना, राशन भराना उन्हें चांद पर जाने और एवरेस्ट पर चढ़ने से अधिक कठिन भरा लग रहा था। पर क्या करती, बात तो मुंह से फिसल गई थी। पति के हृदय परिवर्तन का उन्हें जरा भी आभास होता तो यूं गुस्से में घर छोड़ने का फैसला कभी न लेती। हिम्मत करके वो उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बैग में रख लिए। ड्राइवर को गाड़ी लाने को हुक्म दिया। कार स्टार्ट होने ही वाली थी कि स्वाति बाहर निकलकर आई। ड्राइवर से उतरने को कहकर वह स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सीधे हाथों से स्टीयरिंग थामकर कार स्टार्ट कर दी। सिद्धेश्वरी जी एक बार फिर जल भुन गई। औरतों का ड्राइविंग करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेटा या तो पोता कार ड्राइव करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। वो यह मानकर चलती थी कि लड़कियों को
लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, यही उन्हें शोभा देता है। इसी में रास्ता कट गया। कार स्टेशन पर आकर रुकी तो सिद्धेश्वरी जी उतर गई। सिद्धेश्वरी जी ने अपना बैग उठाया और सड़क पार करने लगी। उतावलेपन में पोती को साथ लेने का धैर्य भी उनमें नहीं रहा। तभी अचानक एक कार पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और वे एकदम से दूर जा गिरी। फिर उन्हीं हाथों ने सिद्धेश्वरी जी को सहारा देकर कार में बैठाया। ऐसा लगा जैसे मौत छू कर निकल गई हो। यह सब कुछ 2 पल में ही हो गया था। उनका हाथ थामकर खड़ा करने और कार में बैठाने वाले हाथ स्वाति के थे। सिद्धेश्वरी जी बेहोशी की हालत से उभरी तो देखा वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। रमानंद जी उनके सिरहाने बैठे थे। समीर और शालिनी डॉक्टरों से विचार विमर्श कर रहे थे और स्वाति पुलिस को रिपोर्ट लिखवा रही थी। साथ ही वो इनोवा कार वाले लड़के को बुरी तरह धुतकार भी रही थी। दरोगा साहब, इस सिरफिरे बिगड़े लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। कुछ दिन हवालात में रहेगा तो एहसास होगा कि कार सड़क पर चलाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मेरी बड़ी माँ को कुछ हो जाता तो सिद्धेश्वरी जी के पैरों में मोच आ गई थी। इलाज के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई। उनके घर पहुंचने से पहले ही बहू और बेटे ने उनकी सुविधा अनुसार कमरे की व्यवस्था कर दी थी। समीर और शालिनी ने अपना बेडरूम उन्हें दे दिया था क्योंकि बाथरूम बेडरूम से जुड़ा था। वे दोनों किनारे वाले बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। सिरहाने खड़े स्कूटर पर बिस्कुट का डब्बा, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क पाउडर और टीबी बैग्स रख दिए थे। चाय की शौकीन सिद्धेश्वरी जी जब चाहे चाय बना सकती थी। उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी। पलंग के नीचे समीर ने बेड स्विच लगवा दिया था। वो जैसे ही स्विच दबाती कोई ना कोई उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता। अगले दिन तक नेहा और जमाई बाबू भी पहुंच गए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके आने से समीर और शालिनी को भी काफी राहत मिल गई थी। कुछ समय के लिए दोनों दफ्तर हो आते। नेहा माँ के पास बैठती तो स्वाति अस्पताल हो आती थी। इन दिनों उसकी इंटर्नशिप चल रही थी। अस्पताल जाना उसके लिए बहुत जरूरी था। शाम को सभी उनके कमरे में जमा होते। कभी ताश, कभी किस्से कहानियां के दौर चलते तो घंटों का समय मिनटों में बदल जाता। वो मंद मंद मुस्कुराती अपनी हरी भरी बगिया का आनंद उठाती रहती। सिद्धेश्वरी जी एक दिन चाय पीकर लेटी तो उनका ध्यान सामने खिड़की पर बैठे कबूतर की तरफ चला गया। खिड़की की जाली के केवाड़ बंद थे, जबकि शीशे खुले थे। मुश्किल से 5 इंच की जगह रही होगी जिस पर वह पक्षी बड़े आराम से बैठा था। तभी नेहा और शालिनी कमरे में आ गई। बोली, माँ, इस कबूतर को यहाँ से उड़ाना होगा। यहाँ बैठ रहा तो गंदगी फैलाएगा। ना ना, इसे उड़ाने की कोशिश भी मत करना। अब तो चैत का महीना आने वाला है। पक्षी जगह ढूंढकर घोंसला बनाते हैं। उनकी बात सच निकली। देखा, एक दूसरा कबूतर न जाने कहां से तिनके घास वगैरह लाकर इकट्ठा करने लगा। वह नर व मादा का जोड़ा था। मादा गर्भवती थी। नर ही उसके लिए दाना लाता था और चोंच से ही उसे खिलाता था। सिद्धेश्वरी जी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती। पक्षियों को नीड़ बांधते देख उन्हें अपनी गृहस्थी जोड़ना याद आ जाता। उन्होंने भी अपनी गृहस्थी इसी तरह बनाई थी। रमानंद जी कमा कर लाते, वे बड़े ही समझदारी से उन पैसों को खर्च करती। 2 देवर 2 नंदे ब्याही, मायके से जो भी मिला वह नंदों के ब्याह में चढ़ा दिया। लोहे के 2 बड़े संदूक को लेकर अपने नींव का निर्माण किया। बच्चे पढ़ाए, उनके ब्याह करवाए, जन्मदिन मुंडन क्या नहीं निभाया। खैर,
अब तो सब निपट गया, बच्चे अपने अपने घर में सुखी से रह रहे हैं। उन्हें भी मान सम्मान देते हैं। हाँ, एक कसर जरूर रह गई अपने मकान की, वह नहीं बन पाया। बड़ा चाव था उन्हें अपने मकान का, मनपसंद रसोई, बड़ा सा लॉन, पीछे आंगन, तुलसी चौरा, सूरज की धूप की रोशनी खिड़की से छनकर आती, चांदनी और खिड़की के बीच बनी क्यारियां, व उस क्यारियों में लगी मधुमालती की बेल, वो बैठे बैठे बोर होती, करने को कुछ नहीं था। एक दिन उन्होंने कबूतरी की आवाज देर तक सुनी, वह एक ही जगह बैठी रही। अनिरुद्ध उनके कमरे में आया तो अति उत्तेजित स्वर में बोला, बड़ी माँ, कबूतरी ने घोंसले में अंडा दिया है, इसे छूना मत। कबूतरी अंडे को तब तक सहेजती है जब तक उसमें से बच्चा बाहर न आ जाए। अनिरुद्ध पीछे हट जाता है, उन्हें इस परिवार से लगाव सा हो गया था, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति हर समय आशंकित सी रहती है कि कहीं उसके बच्चों को चोट न लग जाए। वैसे ही उन्हें भी हर पल लगता है कि इन कबूतरों के उठने बैठने से यह अंडा मात्र 4 इंच की जगह से नीचे न गिर जाए। एक दिन उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया, सिर्फ उसकी चोंच, आंखें और पंख दिखाई दे रहे थे। जब कबूतर का काम और बढ़ गया था, वह उड़ता हुआ जाता और दाना ले आता। कबूतरी एक एक दाना करके उस बच्चे को खिलाती जाती। सिद्धेश्वरी जी ने अनिरुद्ध से कहकर उन कबूतरों के लिए वही खिड़की पर दाने और पानी की व्यवस्था करवा दी। अब कबूतर का काम थोड़ा आसान हो गया था। सिद्धेश्वरी जी अनजाने ही उस कबूतर जोड़े की तुलना खुद से करने लगी थी। ये पक्षी भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चे के प्रति समर्पित होते हैं। फर्क ये है कि हमारे सपने हमारे बच्चों के जन्म के साथ ही पंख पसारने लगते हैं। हमारी अपेक्षाएं और उम्मीदें भी हमारी स्वार्थहीन में छिपी रहती है। इंसान का बच्चा जब पहला शब्द मुंह से निकालता है तो हर रिश्ता यह उम्मीद करता है कि वह पहला शब्द माँ कहे। बच्चा माँ बोले, पापा चाहते हैं कि बच्चा पापा बोले, बुआ चाहती है बुआ बोले, और बाबा चाहते हैं कि उनके कुलदीपक की जबान पर सबसे पहले बाबा शब्द आए। हम उनके हर कदम में अपना बचपन ढूंढते हैं, अपनी पसंद के स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं। यह हमारा प्रेम तो है, पर कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी है। उसका भविष्य बनाने के लिए किसी अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाते हैं, उसकी तरक्की से खुद को गौरव महसूस करते हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अगर बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं तो हमारा उनसे मनमुटाव शुरू हो जाता है। हमारी संवेदनाओं को ठेस पहुंचती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी अपेक्षाएं वही रहती है कि वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। कुछ दिन बाद उस बच्चे के छोटे पंख दिखाई देने लगे, फिर पंख थोड़े और बड़े हुए। अब उसने खुद दाना चुगना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उसके माता-पिता उसे साथ लेकर उड़ने लगे। तीनों छोटा सा चक्कर लगाते और फिर लौट आते वापस अपने नीड़ में। धीरे धीरे सिद्धेश्वरी जी की तबीयत सुधरने लगी। अब वो घर में चलती फिरती रहती, अपना काम भी स्वयं कर लेती थी। रमानंद जी को नाश्ता भी बनाकर देती थी, घर के कामों में शालिनी की सहायता भी कर देती थी। अब यह घर उन्हें अपना सा लगने लगा था। एक दिन स्वाति उन्हें अस्पताल ले गई। मोच तो ठीक हो गई थी, फिजियोथेरेपी करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। हर दिन स्वाति ही उन्हें ले जाती, वापसी में समीर अपनी गाड़ी भेज देता। अब ये सब अच्छा लगता था उन्हें। एक दिन उन्होंने देखा कबूतर उड़ गया था, वह जगह खाली थी। अब वह घोंसला नहीं, मात्र तिनकों का ढेर था, क्योंकि घोंसला तो तब तक था जब उसमें रहने वाले थे। मन में अनेक सवाल उठने लगे।
क्या वह बच्चा हमेशा उनके साथ रहेगा? क्या वह बड़ा होकर माता-पिता के लिए दाना लाएगा? उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा? उन्होंने खिड़की खोलकर वहां सफाई की और घोंसला हटा दिया। धीरे-धीरे तेज हवाएं चलने लगी। उन्होंने खिड़की बंद कर दी। कुछ दिन बाद कबूतर का एक जोड़ा फिर से वहां आ गया, अपना घोंसला बनाने। वो मन ही मन सुकून महसूस कर रही थी। अब फिर घोंसला बनेगा, कबूतरी अंडे देगी, उन्हें सेना शुरू करेगी, अंडे में से चूजा निकलेगा और फिर कबूतर उड़ जाएगा और कबूतर का जोड़ा टुकुर टुकुर उस नीड़ को निहारता रह जाएगा। उदास मन से ठंड बढ़ने के साथ साथ मोच वाली जगह पर हल्की सी टीस एक बार फिर से उभरने लगी थी। परिवार में उनकी हालत सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। रमानंद जी आयुर्वेदिक के तेल से उनके टांगों की मालिश कर रहे थे। स्वाति ने एक अन्य डॉक्टर से उनके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। सिद्धेश्वरी जी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, बड़ी माँ, टांग का दर्द ठीक होगा तभी तो गांव जाएंगी ना। स्वाति समेत सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। नौकर गर्म पानी की थैली दे गया तो सिद्धेश्वरी जी पलंग पर लेटकर सोचने लगी, सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, घर चारदीवारी से नहीं बनता, उसमें रहने वालों से बनता है। बेटे बहू पोते पोती से खुश प्यार भरे भाव से एक नजर उन्होंने रमानंद जी की दुर्लभ काया पर डाली, फिर दुलार से हाथ फेरते हुए बुदबुदाई, उनका जीवन साथी तो उनके साथ ही है, उनके बच्चे भी उनके साथ है, अब उन्हें किसी नीड की चाह नहीं, जहाँ है सुखी से हैं, संतुष्ट और संपन्न। उन्होंने कामवाली बाई से कहकर बक्से में से सामान निकलवाया और अलमारी में रखवा दिया और फिर मीठी सी नींद के साथ आगोश में समा गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।